तंत्रिका तंत्र के बाद क्या लिखे हैं सर? तंत्रिका तंत्र के बाद अंतःस्रावित तंत्र, यानी इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, इंडोक्राइन। जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र का मतलब हुआ नर्वस सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र का इंग्लिश हुआ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितने प्रकार के तंत्र हुए, तो 8 प्रकार के तंत्र हुए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहला तंत्र शुरू किया था, ठीक है, तो सारे तंत्र हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां से प्रश्न आता भी है और वैसे भी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, तो हम लोग जो है 8 प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे अपने बॉडी में, जिनमें से सबसे पहला है आपको पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अच्छा, जो पाचन तंत्र है वो पाचन क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है बता सकते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना सर? ठीक है, देखिए पाचन जो है अंतिम रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी वहीं पर अंतिम रूप से पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन मेरा कहना है कि पाचन की जो प्रक्रिया है उसकी क्या परिभाषा होगी? देखिए पाचन जो होता है ना, उसमें दरअसल होता क्या है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो क्या लेते होंगे? कार्बोहाइड्रेट लेते होंगे, प्रोटीन लेते होंगे, विटामिन लेते होंगे, फैट लेते होंगे, मिनरल्स लेते होंगे, क्या, और जल लेते होंगे, यही ना। तो ये जो भी चीजें जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होती हैं, ठीक है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ होती हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, हम लोगों ने पोषण के दौरान जो है इसकी बात की होगी, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड और तीसरा पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अच्छा, जो मोनोसेक्राइड है वह कार्बोहाइड्रेट का जो है ना सबसे आसान फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज, ठीक है ना, जैसे फ्रुक्टोज, जैसे ग्लैक्टोज, ये जो है कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएंगे, ठीक है ना, लेकिन सबसे आसान फॉर्म कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, डाइसेक्राइड में क्या क्या होगा? तो डाइसेक्राइड में हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है ना। डाइसेक्राइड में क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ ग्लूकोज नहीं होगा, ये होगा लैक्टोस होगा। लैक्टोज यहाँ नहीं होगा, सॉरी, ग्लैक्टोज ही होगा, हाँ लैक्टोज यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पर सुक्रोज होगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्टार्च है, यहाँ पर आपको ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन। उसके बाद आपको जो है काइटिन है, उसके बाद जो है आपको एक और आता है सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट ये भी है, कार्बोहाइड्रेट ये भी और कार्बोहाइड्रेट ये भी है। लेकिन हम लोग जब भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के तीनों फॉर्म को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है वो तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा ना। तो
तो इसको पचने में मुश्किल होगी। अच्छा, उससे थोड़ा आसान होगा डाइसेक्राइड का पचना, लेकिन सबसे ज्यादा आसान होगा मोनोसेक्राइड का पचना। इसीलिए इसका जो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है ना, तो वह तुरंत हमको शक्ति देता है। लेकिन वही जो है पॉलीसेक्राइड का अगर हम यूज करेंगे तो ये इनके बनिस्पत कहीं ज्यादा जटिल है, ठीक है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो इनको टूटने में और इनको जो है मोनोसेक्राइड तक पहुंचने में काफी समय लगता है, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट के किस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन होता है? पॉलीसेक्राइड का नहीं, डाइसेक्राइड का नहीं, मोनोसेक्राइड का। और मोनोसेक्राइड में भी किस फॉर्म में? तो ग्लूकोज के रूप में जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो बात कुछ समझ में आई? तो मैं ये बता रहा हूं, हाँ मैं ये बता रहा हूं कि पाचन की जो प्रक्रिया है, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें होता क्या है। तो हम जो है कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट हो, मिनरल्स हो या जल हो, उसको हम जटिल फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर सरल फॉर्म में भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, जब हम जटिल फॉर्म में अगर ग्रहण करते हैं तो पूरा डाइजेशन प्रोसेस के दौरान अलग अलग जो ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में, अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कि यदि हम मुख गुहा की बात करें, अगर बक्कल कैविटी की बात करें, तो यहां पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, बता सकते हैं आप लोग? तो यहां पर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? सैलाइवा ग्लैंड, ठीक है, या सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं उसको। ओके, अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड जो है उससे क्या निकलता है? तो लार निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, लार में क्या पाया जाएगा? तो टाइलिन पाया जाएगा, टाइलिन। और दूसरा क्या पाया जाएगा? तो लाइसोजाइम। अब टाइलिन क्या पचाता है? ठीक है ना, तो टाइलिन क्या पचाता है? तो टाइलिन पचाता है आपको कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के किस फॉर्म को? तो मंड या शर्करा को, मंड या शर्करा को जो है वह पचा करके किस चीज में कन्वर्ट करता है? तो माल्टोस में, ठीक है। मतलब जो टाइलिन है जो कि लार में पाया जाता है, लार जो निकलता है ना सैलिवरी ग्लैंड से, तो उसमें टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, जो कि स्टार्च या मंड के फॉर्म में होता है, उसको बदल देता है माल्टोस में। अब मैंने लाइसोजाइम की बात की, वो भी निकलता है उसी से, लार ग्रंथि से ही। तो लाइसोजाइम का क्या काम है? तो लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल है। हम सभी जानते हैं कि जब हम बाहर से जो कोई भी चीज पदार्थ ग्रहण करते हैं, चाहे ठोस अवस्था में ग्रहण करें, चाहे द्रव अवस्था में ग्रहण करें, चाहे गैस अवस्था में ग्रहण करें, हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि प्रतिरक्षित तंत्र हमारे शरीर में एक्टिव होता है। या विधाता ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बाहर से कोई अगर मतलब गलत चीज अगर हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर में उसको रोकने की, उसको खत्म करने की सिस्टम बनाई हुई है। तो यदि गलती से हमने भोजन में बैक्टीरिया को ग्रहण कर लिया, तो बक्कल कैविटी, मुख गुहा में ही टाइलिन के साथ लाइसोजाइम जो आता है, वो क्या करेगा कि वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, यानी भोजन में जितनी भी बैक्टीरिया है सबको नष्ट कर देगा। क्लियर है? अब फिर अगला प्रोसेस है ग्रासनली, यानी ओएसोफेगस। हम लोग सब लिखेंगे इसको, ठीक है ना, प्रोसेस वाइज, बस अभी बोल रहे हैं हम। ओएसोफेगस, ओएसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन ओएसोफेगस में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म ग्रंथि। और श्लेष्म ग्रंथि का क्या काम है? पाचन करना? बिल्कुल नहीं। ग्रास नली में पाचन तो होता ही नहीं है। तो ये श्लेष्म ग्रंथियां जो हैं वो करती क्या है? तो म्यूकस को जो है हाँ, मतलब स्रावित करती हैं। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भोजन को मुख गुहा से लेकर के स्टमक तक, यानी आमाशय तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि जो ग्रास नली है ना,
वो सीधे सीधे पाइप नहीं है कि कोई चीज उसमें आया चला गया, ठीक है ना, वो जो है बहुत पतली पाइप होती है, ठीक है ना। तो भोजन को उससे जाने में काफी परेशानी होगी। तो जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं, जो म्यूकस ग्लैंड है, वो क्या करती है कि म्यूकस को सिक्रेट करती हैं, ताकि भोजन को जो है आसानी से स्टमक में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से वो स्टमक तक पहुंच जाए। उसके बाद जब भोजन स्टमक में जाता है तो वहां पर एक और ग्लैंड आपको मिलेगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो तीन एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो देख लीजिए सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां हो रहा है। इसी तरीके से प्रश्न आता है, प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहां पे, तो आमाशय में। कौन सा एंजाइम उसके लिए जिम्मेवार है, तो पेप्सिन। अच्छा, रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन जो है ना वह कैसीन को पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसीन क्या होता है, तो देखिए कैसीन जो होता है वह मिल्क प्रोटीन होता है, दूध प्रोटीन होता है। अब प्रश्न उठता है कि जो बच्चा होता है, नवजात शिशु जो होता है, तो वो तो भोजन करता नहीं है, वो तो केवल दूध पीता है। तो दूध पीता है तो दूध का पाचन करने के लिए क्या होना चाहिए फिर, तो उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आपको रेनिन, जो कि दूध प्रोटीन में जो कैसीन होता है उसको पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, मतलब जटिल से आसान में कन्वर्ट करता है। हम लोग भी जब दूध पीते हैं तो दूध का जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, उसको जो है रेनिन जो है वो पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, और दूध अगर नहीं पिएंगे तो रेनिन का कोई काम ही नहीं है। फिर बात आती है म्यूसिन की। अब देखिए हम लोग जो है ओमनीवोरस है, हम लोग ओमनीवोरस है, मतलब कि जो मनुष्य है वो सर्वाहारी है, मांस भी खाता है, मतलब आपको जो है अनाज भी खाता है। तो हम लोग जब मांस खाते हैं तो हमारे शरीर के एंजाइम से ही ना मांस को पचाते हैं। अच्छा, हमारा शरीर भी तो मांस का ही बना हुआ है, तो जो एंजाइम हमारे भोजन के मांस को पचा सकता है वह हमारे जो बॉडी जो सिस्टम है वो भी तो मांस का बना हुआ है, तो उसको क्यों नहीं डैमेज करता। इसीलिए डैमेज नहीं करता कि जठर ग्रंथि से जो म्यूसिन नामक एंजाइम निकलता है वह हमारा जो सिस्टम है, स्टमक है, उसके चारों तरफ एक आवरण बना देता है, जिसके कारण पेप्सिन एंजाइम चाहे रेनिन एंजाइम, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी सिस्टम जो है, ठीक है ना, जो मांस का ही बना हुआ होता है उस पर कोई असर नहीं डालता है। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि पेप्सिन जो है आपको प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, तो मांस से भी तो प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मांस का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं। पहले साउंड ये कीजिएगा तब ना, ऐसे मुंह चलाने से आवाज थोड़ी ना आएगा। ओके, तो अब जो है वहां से फिर भोजन जो है, अच्छा सब अगर पूछा जाए आपसे कि जो पूरा जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें भोजन जो है सबसे ज्यादा समय तक कहां रहता है, तो क्या बताइएगा। पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें भोजन सबसे ज्यादा समय तक कहां रहता है, स्टमक में, आमाशय में, ठीक है ना, यानी 4 घंटा तक, ठीक है ना, 4 घंटा तक भोजन वहां पे रहता है। और उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो मैंने बताया था जो कि स्टमक में पाया जाता है, उससे जो है 3 एंजाइम्स निकलती हैं, रेनिन, पेप्सिन और आपको जो है म्यूसिन। पेप्सिन जो है, जो एंजाइम है, वो पहली बार भोजन में जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं उसका पहली बार पाचन कहां होता है, तो अमाशय में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख गुहा से। ठीक है,
बात क्लियर है? सर हम्म। सर मनुष्य खाना खाता है तो कितना देर में पच जाता है? मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो कितना देर में पच जाता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का भोजन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मांस ये सब जो है उसको पचने में समय लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो अगर सामान्य भोजन अगर आप करते हैं, ठीक है ना, तो उसको जो है मतलब समझिए ना कि 5 से 6 घंटे में वो पच जाएगा, क्योंकि 4 घंटे तो आपको आमाशय में ही रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जो है जहर खा लिया, जहर खा के मर गया, ठीक है ना, तो उसका क्या हुआ? पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम जब किया जाता है, ठीक है ना, तो शरीर के किस हिस्से को जांचा जाता है, बता सकते हैं आप लोग? स्टोमक को? जी नहीं, लीवर को। ठीक है ना, लीवर को जांचा जाता है, क्योंकि स्टमक से, अच्छा, जो हम लोग दवाइयां खाते हैं, दवाइयां, ठीक है ना, तो दवाइयां जो हम लोग खाते हैं गोली, ठीक है ना, वो कहां जाता है पता है? फाइनली लीवर में जाता है, ठीक है लीवर। ना। हाँ, तो स्टमक से जो कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि एक्स्ट्रा भोजन के अलावे जो हम लोग कोई चीज ग्रहण करते हैं, तो सीधे आपको कहा जाता है लीवर में जाके जमा होता है, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सारी चीजों के पचने का तो व्यवस्था किया हुआ है, तो वो अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन जो दवाइयां हैं, जो जहर है, ठीक है ना, वो सब के सब, चाहे जो जल है, पानी, ठीक है ना, वो सब जो है आपको लीवर में अपना चला जाता है। अच्छा, इसीलिए जब कोई व्यक्ति जहर खाता है ना, और उसकी जब मृत्यु हो जाती है, और अगर पुलिस प्रशासन को आशंका है कि कहीं इसने जहर खाया होगा, ठीक है ना, तो लीवर की जांच की जाती है और पता चल जाता है कि इसने जहर खाया है कि नहीं खाया है, ठीक है। सर हाँ, सर लीवर को जांच करने के लिए सर ब्लड से जांच हो जाता है ना? जी नहीं, ब्लड से क्यों जांच करेंगे? जब व्यक्ति मरा हुआ है तो मरा हुआ व्यक्ति का तो पूरा बॉडी को ये किया जाता है ना, बीचों बीच काट करके उसका जो ऑर्गेन्स है उनकी जांच की जा सकती है। और जो व्यक्ति मर जाता है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि उसका मस्तिष्क जो है कुछ घंटे तक, उसका हार्ट जो है कुछ घंटे तक, ठीक है ना, उसका जो है लीवर जो है वो कुछ घंटे तक जीवित रहता है। सुना है कि नहीं ये बात? अलग अलग समय तक। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इसीलिए सुनते होइएगा आप लोग कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि अपना अंग दान जब करता है, ठीक है ना, अंग दान जो करता है, तो उसमें मतलब जैसे कि क्या क्या अंग उसको दान करना है। जैसे मान लीजिए कोई हार्ट जो है ये कर रहा है, कोई लीवर कर रहा है, कोई किडनी कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर उसकी मृत्यु हो गई, अब जीवित में थोड़ी ना निकाल करके दान कर दिया जाएगा, जब वो मरेगा तभी ना। तो जब मरेगा तो उसमें ये देखा जाता है कि मरने के पश्चात कौन सा अंग कितने समय तक एक्टिव रह सकता है। तो मरने के बाद क्या होता है कि उसका जो एक्टिव अंग है उसको निकाल करके दान किया जा सकता है। बस ये बशर्ते ये है कि उसने पहले एग्रीमेंट किया हो कि हाँ हमको किडनी दान करना है, हमको हार्ट दान करना है, हमको जो है लीवर दान करना है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसको अगर हम काट दें आधा, ठीक है ना, तो फिर वो अपने शेप में धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते अपने शेप में आ सकता है? बता सकते हैं आप लोग? अब नाखून और बाल की बात मत कर दीजिएगा, हम जो है शरीर के अंग की बात करें, अंदर। सर हाथ पैर कटता है तो धीरे धीरे बढ़ रिकवर। के फिर हाथ आ जाता है। मतलब किसी का हाथ काट दिए तो फिर से हाथ बढ़ करके आ जाएगा ये सब। नहीं सर, मार दो। देखिए, आप लोग सुनते होइएगा लीवर, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना लीवर जो है किसी को देता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि आधा लीवर वो काट के दे सकता है किसी को, ठीक है। और फिर समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है
कि लीवर जो है ना प्रोग्रेस करते करते अपने शेप में आ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये एक बेसिक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि लीवर एक सर ऐसा अंग जीवन है में हमारे पहली बार शरीर। सुने सर, जीवन में पहली बार सुने कि काट देने पे ही हाँ भी बढ़ जाता है लीवर में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है गूगल पर सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसको अगर काट दिया जाए तो बाद में धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करके, जैसे नहीं होता है उसके जो कोशिकाएं जो हैं, कोशिका उसकी जो है वो, हाँ हाँ, प्रगुणित होकर के धीरे धीरे अपने शेप में फिर से आ सकती है। तो लीवर की ये विशेषता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए कि किसी का लीवर खराब हो गया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसका लीवर खराब हो गया, ठीक है ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति अपना आधा लीवर उसको दे सकता है। पता है आपको ये बात? क्योंकि लीवर तो एक ही होता सर है ना, लीवर दो नहीं, होता है क्या? लीवर नहीं कितना होता है ये बताइए? एक। एक ही होता है, बिल्कुल। तो लीवर एक ही होता है, तो आप लोग नहीं सुने हैं कि जैसे कि लीवर जो है मतलब आधा लीवर दान कर दिया। सर नहीं, आप ही का मुंह से सुन रहे हैं। आधा लीवर ठीक है का। चलिए। हाँ हाँ, होता है। आप जो है ना गूगल पर सर्च कीजिएगा इसको, ठीक है ना, कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसको अगर आधा काट करके हम किसी को दे दें तो फिर वो रिकवर करते करते पूरा अपना शेप धारण कर लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो लीवर के साथ ये विशेषता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि लीवर में जो है ना, हम लोग जो विटामिन ए की बात कर रहे थे, तो लीवर में विटामिन ए संचित रहता है क्या? उसके बाद जब हम लोग जहर खाते हैं, ठीक है ना, अभी ट्राई मत कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जहर खाते हैं तो वो जो है आपको लीवर में ही जाकर मिलेगा। दवा वो सब जो खाते हैं, ठीक है ना, तो स्टमक में दबा जाता है तो फिर उसको अवशोषित करके लीवर में ही भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन है वो भी जो है आपको लीवर में जाके संचित होता है। अच्छा, हम लोग जो दारू पीते हैं, मतलब शराब जो लोग पीते हैं, ठीक है ना, तो उनका कौन सा अंग खराब होता है? सर लीवर। बिल्कुल। तो लीवर डैमेज होता है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ठीक है ना, उसको लीवर अपने तरफ, मतलब लीवर में वो चला जाता है। तो चाहे जहर खाएं, चाहे पानी पिए, चाहे जो है दवा खाएं, या फिर शराब पिए, वो सब जो है लीवर में जाता है। लीवर के थ्रू जो है आपको अन्य हिस्सों में वो जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली आज आप लोगों को। बाकी और लोग कहाँ चले गए? ओके, अनंता सर्च किए क्या? नहीं सर। तो सर्च कीजिए ना, अगर संभव हो तो। हंसने वाली कौन सी बात है उसमें? सर इतना दिन में कभी हम सुने नहीं कभी ना कि लीवर भी वैसे होता है। इतना चीज बायोलॉजी पढ़े पढ़े हैं, लेकिन बायोलॉजी ये चीज, हाँ मेरे बायोलॉजी बारे पढ़े में थे। था लेकिन फिर तब लेकिन ये चीज पता नहीं, अगर कोई बताया भी होगा तो मैं क्लास में नहीं होंगे, हो सकता है दिमाग। हाँ, बताइए कितना इंपॉर्टेंट चीज सब छूटा हुआ है आपका। यस सर। तो पाचन तंत्र में जो है, हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी इसकी, लेकिन फिर से एक बार बात करेंगे। मुख्य गुहा, उसके बाद जो है ग्रास नली, फिर जो है आमाशय, चौथा नंबर पे छोटी आंत,
और पांचवा नंबर पे बड़ी आंत। अच्छा, इसमें दो ऐसे मतलब अंग हैं जिसमें पाचन नहीं होता है, बताइए कौन कौन सा? ये आहार नाल कहिए चाहे एलिमेंट्री कैनाल कहिए, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, उसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। पता है कौन कौन सा हिस्सा? तो एक है आहार नाल और दूसरा क्या है? संबद्ध ग्रंथियां। मतलब एक जो आहार नाल जो है ना, आहार नाल ये हुआ, एलिमेंट्री कैनाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, नहर टाइप का मतलब कैनाल। अच्छा, संबद्ध ग्रंथियां मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है ना, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है ना। संबद्ध ग्रंथियां मतलब किससे संबद्ध ग्रंथियां? तो आहार नाल के जितने भी हिस्सा हैं, जितना भी अंग है, उन सब से कोई ना कोई ग्लैंड्स जुड़ी हुई है, और उन ग्लैंड से क्या निकलती है? एंजाइम। और वो एंजाइम जो है वह भोजन पर अपना अभिक्रिया करती है और भोजन को और आसान और सरल बना देती है, ठीक है। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? तो मुख गुहा। अच्छा, मुख गुहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अच्छा, ग्रास नली को क्या बोलते हैं? तो वैसोफैगस। आमाशय को क्या बोलते हैं? तो एस्टमक, ठीक है ना, एस्टमक। अच्छा, छोटी आंत को क्या बोलते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं फिर? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्जेंस। हाँ। अच्छा, मैंने कहा था कि ये तो आहार नाल का हिस्सा है, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन दो ऐसे अंग हैं आहार नाल के जहां पर पाचन बिल्कुल नहीं होता है। पहला ग्रास नली। ग्रास नली जो है केवल मुख गुहा से आमाशय में भोजन पहुंचाने का एक माध्यम है, ठीक है। बाकी इसमें कोई पाचन नहीं होता है। और दूसरी बात कि अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में जब हो ही गया है, तो बड़ी आंत में पाचन होगा क्या? निकल जाता। बड़ी आंत में पाचन होगा? नहीं होगा। तो बड़ी आंत में भी पाचन नहीं होता है। यानी आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का दो अंग है जहां पर पाचन नहीं होता। तो पाचन कहां कहां होता है? एक मुख गुहा में, दूसरा आमाशय में, और तीसरा छोटी आंत में, ठीक है। अब देखिए, मुख गुहा में जो है कौन सा ऐसा ग्लैंड है, संबद्ध ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, और वो एंजाइम जो है भोजन के साथ अभिक्रिया करके उसको जटिल से सरल में बदलता है। तो देखिए, मुख गुहा में मैंने बताया था ना, सैलिवरी ग्लैंड, क्या सैलिवरी ग्लैंड? अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? हिंदी में लार ग्रंथि। लार अच्छा, ग्रंथि। लार ग्रंथि, हाँ, लार ग्रंथि में क्या क्या पाया जाता है पता है? टॉलिन। और दूसरा? दूसरा लाइसोजाइम। अब ऐसे याद कर रहे हैं जैसे पढ़ा हुआ है, सब याद रहा हो क्या? भूल गए थे? ये बात सही है क्या? पहले से पढ़ा यस हुआ है, सर। सब भूल गए थे क्या? अच्छा, वेरी हाँ गुड। हाँ, 12 का ही पढ़ा हुआ है। खाली लीवर वाला नहीं पता था। वो नहीं पता। चलिए, तो जो टायलिन है वो भी एक एंजाइम है, और जो लाइसोजाइम है वो भी एंजाइम है।
तो टाइलिन किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो स्टार्च, सॉरी, मंड या शर्करा, ठीक है ना, इसको जो है पचाता है। अच्छा, इसको पचा करके, ठीक है ना, वह किसमें कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्ट करता है वो आपको ग्लूकोज, माल्टोस में। किसमें? माल्टोज में। माल्टोस में। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है? माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, यहां पर विटामिन का पाचन हुआ क्या? प्रोटीन का पाचन हुआ क्या? यहां पर खनिज लवण का पाचन हुआ क्या? यहां पर, नहीं। हाँ, वसा का पाचन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो देखिए एक बात समझिए कि विटामिन का, खनिज लवण का और जल का पाचन नहीं होता, उसका सीधे अवशोषण हो जाता है। ठीक है, ठीक है। विटामिन जो है उसका सीधे अवशोषण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो उसका पाचन करे। ठीक है। अच्छा, तो पाचन किन चीजों का होता है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, तीन ही चीज का पाचन होता है, राइट। विटामिन, खनिज लवण यानी मिनरल्स और जल, इन तीनों का सीधे सीधे अवशोषण हो जाता है। अच्छा, जैसे विटामिन ए हमने ग्रहण किया तो लीवर ने विटामिन ए को संचित कर लिया अपने पास। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ये सब चीज का। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हो गया टाइलिन में, लेकिन टाइलिन ने वसा और प्रोटीन का तो पाचन नहीं किया। अब देखिए अगला, ग्रास नली में तो किसी चीज का पाचन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है मुख्य गुहा से भोजन को पहुंचा दिया अमाशय में। अब अमाशय में क्या? जठर ग्रंथि, मैंने बताया था ना कि सभी अंग से संबंधित कुछ न कुछ ग्रंथि है। अब देखिए, सॉरी, ग्रास नली में एक है आपको श्लेष्म ग्रंथि। अच्छा, श्लेष्म ग्रंथि का इंग्लिश क्या होता है? म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड क्या पचाने के काम आता है? नहीं। ग्रास नली से भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंच जाए, इसीलिए वह ग्रास नली को जो है थोड़ा सा चिकना बना देता है। तो सिर्फ श्लेष्म ग्रंथि का काम पचाना उचाना नहीं है, ये केवल भोजन को ग्रास नली से होते हुए अमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता को आसान कर देता है, बस। अब अमाशय में आता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से तीन चार चीजें निकलती हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, और तीसरा म्यूसिन, और फिर जो चौथा हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग HCl। क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, एक चीज और समझिए कि ये जो पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन करता है। किस चीज का? प्रोटीन का। तो जैसे हमने दाल खाया, हमने अंडा खाया, हमने मांस खाया, तो इन सबसे प्रोटीन मिलता है हम लोगों को। तो उस प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। तो पेप्सिन उस प्रोटीन को पचा के किस सरल पदार्थ में कन्वर्ट करता है? तो पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है ना, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ओके, पहले पेप्टोन में और पेप्टोन के बाद जो है पॉलीपेप्टाइड में। तो ये चीज है। अच्छा, रेनिन जो है वह मिल्क प्रोटीन का कन्वर्जन करता है। तो अगर हमने दूध पिया है तो दूध में जो है मिल्क, सॉरी, प्रोटीन होगा, तो उसको कौन कन्वर्ट करेगा? यानी उसको कौन सरल में बदलेगा? पेप्सिन नहीं, दूध के प्रोटीन को बदलने के लिए रेनिन की भूमिका होती है। अच्छा, म्यूसिन क्या काम करता है? तो म्यूसिन जो है हमारे आंत में, सॉरी, अमाशय में
जो मांस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन, तो वो एंजाइम जो है, हमने जो भोजन किया है मांस, उसको पचाने के साथ साथ हमारे जो बॉडी सिस्टम जो बना हुआ है वो भी मांस का बना हुआ है, तो उसको भी न पचा दे, ठीक है ना, उसको भी डैमेज न कर दे वो एंजाइम। इसीलिए म्यूसिन क्या करता है ना कि एक ये बना देता है, आवरण बना देता है, ताकि जो एंजाइम हमारे द्वारा ग्रहण किए गए मांस को पचाता है वो हमारे बॉडी सिस्टम जो कि मांस का बना हुआ है उसको न डैमेज करे। इसके लिए म्यूसिन क्या करता है, आवरण बनाता है। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है अमाशय में ही पाया जाता है। अच्छा ये क्या अच्छा। करता है, तो भोजन को जो है ना ये अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो अम्लीयता है वो किसके अगेंस्ट है, क्षारीयता के, यानी बेसिसिटी के अगेंस्ट होता है एसिडिटी क्या। तो ये हमारा भोजन जो है वह क्षारीय कब बना, जो उसको अम्लीय बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए ये जो मुख गुहा में जो टाइलिन ये सब जो आया था, लाइसोजाइम जो आया था, तो टाइलिन ने तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन किया, लाइसोजाइम ने क्या किया, तो लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल का काम किया। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि भोजन जो है क्षारीय हो गया। तो क्षारीयता अगर बढ़ जाएगी तो उसको नियंत्रित करने के लिए अम्लीयता ये लाना पड़ेगा। तो वही अमाशय में आपको पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन के साथ साथ HCl भी आता है। अब जरा आप लोग बताइए कि मुख गुहा में भोजन के किस हिस्से का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। बिल्कुल। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कहां हुआ शुरुआत? अमाशय में। अमाशय में, बिल्कुल। इसमें इतना संकोच क्या करना है, अमाशय में। अच्छा, यहां पर वसा का पाचन हुआ क्या? वसा का पाचन मैंने थोड़ी ना बताया अभी। वही तो। तो मैंने ये बताया कि जो मांस खाते हैं चाहे अंडा खाते हैं उससे जो प्रोटीन मिलता है उसको पचाता है पेप्सिन, और जो दूध प्रोटीन होता है उसको पचाता है रेनिन। म्यूसिन जो है वह हमारे जो स्टमक है उसके चारों तरफ एक आवरण बना देता है कि जो एंजाइम हमारे द्वारा भोजन किए गए मांस को पचाता है। ये ऑन ऑफ कर लीजिए ऑडियो, मेरा आवाज ही रिपीट हो रहा है। हाँ, तो उस पर कोई असर न डाले म्यूसिन, सॉरी मतलब एंजाइम, इसीलिए म्यूसिन एक आवरण बनाता है। HCl जो है भोजन को जो है अम्लीय बना देता है। बस यही तो बताया था मैंने। अब बात आती है छोटी आंत की। लेकिन छोटी आंत में भोजन जब जाए उससे पहले, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है, और 4 घंटे तक जो भोजन रहेगा, ठीक है ना, और उस पर एंजाइम्स का जो है काफी अभिक्रिया होगी, और उसके बाद जो भोजन का जो फॉर्म है वो बदल जाता है, इमल्सिफाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। जैसे क्राइम होता है ना, तो क्राइम का क्र न करके काइम, ठीक है ना। यानी जब भोजन अमाशय में 4 घंटे तक रहा, जठर ग्रंथि से आई हुई तमाम एंजाइम्स ने उसके साथ अभिक्रिया की, तो उसके बाद जो भोजन होगा, ठीक है ना, जिस फॉर्म में होगा, और फिर उसके बाद वो छोटी आंत में जाएगा, ठीक है ना, तो छोटी आंत में जाता है तो किस रूप में जाता है, तो काइम के रूप में जाता है। ओके, लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले उस पर जो है एक तरफ से लीवर और दूसरे तरफ से पैंक्रियाज, क्या? पैंक्रियाज। अब लीवर में एक पाया जाता है बाइल डक्ट। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बाइल डक्ट। बाइल डक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग?
पित्ताशय होता है ना, लीवर में पित्ताशय होता है। तो Yes, sir. जो पित्त है वह आपको आता है और भोजन के साथ मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए HCl जो मिला था उसने भोजन को काफी अम्लीय बना दिया था, ठीक है ना। तो ये बाइल डक्ट से, जो कि बाइल डक्ट कहां पाया जाता है, लीवर में, जो पित्ताशय होता है उसमें, तो वहां से आपको बाइल आता है, बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस आता है और भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय, यानी अम्लीय से वो क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात, ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज मतलब पता है, अग्नाशय। Yes, sir. क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय। पैंक्रियाज। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड कौन सी है? लिवर, यकृत। हाँ। लीवर है, हाँ बिल्कुल, यकृत या लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? क्या लिखा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है ना, वह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और यह सबसे शरीर की बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात कि जो पैंक्रियाज है, वो पैंक्रियाज की एक विशेषता है कि यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत, और यह दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है ना, ग्रंथि। लेकिन इसकी एक विशेषता यह है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की विशेषता है इसकी, पैंक्रियाज की। अच्छा, पैंक्रियाज में एक पाया जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है। क्या पाया जाता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। हाँ हाँ, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो हैं, जो पाई जाती हैं, उसमें 3 कोशिका होती है, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है ना। तो 3 कोशिका कौन सी है? अल्फा, बीटा और गामा। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? जो यस सर। अग्नाशय जो है, पैंक्रियाज जो है, उसमें एक होता है लैंगरहैंस की दीपिका, और लैंगरहैंस की दीपिका जो है वह 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है आपको अल्फा कोशिका, दूसरा होता है बीटा कोशिका, तीसरा होता है गामा कोशिका। अब जो बीटा कोशिका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो बीटा कोशिका से ही निकलता है क्या? कोई व्यक्ति बताइए। इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन। अच्छा, यही इंसुलिन कम निकालता है ना, ये बीटा कोशिका इंसुलिन कम निकालता है, इसीलिए किसी व्यक्ति को हो जाता है शुगर की बीमारी, ठीक है ना। क्योंकि जो इंसुलिन जो है वह ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है ना, ब्लड में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। लेकिन जब इंसुलिन ही कम हो तो ब्लड की शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई ही मिलेगी, ठीक है ना। तो उसी के कारण जो है लोगों को शुगर की बीमारी होती है। अच्छा, शुगर की बीमारी जिसको होती है उसका सबसे पहले कौन सा अंग जो है डैमेज होता है? जैसे लीवर हो गया, आपको किडनी हुआ, आपको हार्ट हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा डैमेज होता है? लीवर। किडनी। किडनी ये सब डैमेज हो जाता है, पता है? किडनी जो किडनी है वो डैमेज होगा डैमेज सबसे। हुआ है। हाँ, तो जो ये है ना, जो क्या बोलते हैं, डायबिटीज की जो समस्या है, ठीक है ना, ये बहुत छोटी मोटी समस्या नहीं है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, ये जो बीटा कोशिका है इससे निकलती है इंसुलिन, और इंसुलिन की मात्रा कम होने से शरीर में हो जाता है ब्लड शर्करा, और शर्करा जो बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। तो एक बात बताइए
कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में अगर मिले, या पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर में मिलती रहे तो इंसुलिन का ये होता है, मतलब उत्पादन होता है। पता है कुछ? तो याद रखिएगा इसको। जिंक का नाम सुने हैं आप लोग? जिंक, जस्ता। यस सर। हाँ, तो जस्ता जो है ना, ये एक ऐसा पोषक पदार्थ है हमारे शरीर में, ठीक है ना, जो कि जिससे इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, डायबिटीज इसीलिए है कि इंसुलिन का प्रॉपर उत्पादन नहीं हो रहा है। और इंसुलिन का प्रॉपर उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके शरीर में जस्ता की कमी हो गई है। तो उन पोषक पदार्थों को अगर हम ग्रहण करें जिसमें हमको जस्ता मिले, ठीक है ना, तो इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है। तो जस्ता नामक पोषक पदार्थ की कमी से इंसुलिन का उत्पादन कम होता है और ब्लड शुगर बढ़ता है। ओके। अच्छा, फिर मतलब जो भोजन है उस पर पैंक्रियाज के थ्रू में जो है कुछ एंजाइम्स जो है काम करती हैं, फंक्शन काम करती हैं। उसके बाद भोजन जो है फिर छोटी आंत में आती है, और छोटी आंत में आपको कुछ जो है एंजाइम्स वहां पर काम करती है। और छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स काम करती हैं, इनके बारे में अब हम लोग देखेंगे। और जैसा कि मैंने में अंतिम रूप से पाचन होता है किसी भी भोज्य पदार्थ का। तो यहां पर इरेप्सिन, यहां पर माल्टेस, सुक्रेस, ठीक है ना, माल्टेस, सुक्रेस, ये तमाम जो, एक मिनट, आप जो एसिमिलेशन बता रहे थे ना, वो एसिमिलेशन जो है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना। जहां पर एक है कोलन और एक है रेक्टम। तो कोलन में जब भोजन आता है ना, मतलब छोटी आंत में पूरी तरीके से जब पौष्टिक पदार्थ जब अवशोषित हो जाता है, तो जब कोलन में जब पहुंचता है तो वहां पर उसमें जितना भी द्रव पदार्थ है, ठीक है ना, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद बच जाता है केवल सॉलिड पार्ट, ठीक है ना, जो कि रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। और कोलन में जो मतलब जो द्रव पदार्थ जो अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना, उसको जो है यूरिन ब्लैडर में भेज दिया जाता है, और फिर यूरिन ब्लैडर से जो है वह मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। तो एसिमिलेशन की प्रक्रिया कहां होती है? तो आपको कोलन में, ठीक है ना, जो कि बड़ी हाथ का हिस्सा है, और कोलन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू जो है भोजन बाहर चला जाता है। सॉरी, मतलब अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है।
तो इरेप्सिन हो गया, माल्टेस हो गया, सुक्रेज हो गया। अच्छा, लाइपेज भी है, ठीक है ना, और एक और होता है लैक्टेस। लैक्टेस। तो अब यहां पर यह ध्यान देना है आप लोगों को कि किस एंजाइम से किस चीज का पाचन होता है, ठीक है। तो जो इरेप्सिन है, इरेप्सिन से किस चीज का पाचन होता है पता है आप लोगों को? प्रोटीन का। इरेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। अच्छा, माल्टेस से किस चीज का? तो जैसे कि माल्टेस से जो है ना, जो टाइलिन के द्वारा जो माल्टोस में जो कन्वर्जन हुआ था, ठीक है ना, तो वही माल्टोस जो है अब यहां पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे जिस अवस्था में हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया हो, कार्बोहाइड्रेट सब का सब यहां पर आकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब जैसे कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाई थी मंड शर्करा के रूप में, तो उस टाइलिन ने उसको क्या किया था? माल्टोस के रूप में कन्वर्ट किया था। यही माल्टोस यहां पर आएगा तो माल्टेस नामक जो ग्रंथि कह रहे हैं एंजाइम है, वो उस माल्टोस को कन्वर्ट करेगा। अब सुक्रेस जो है, सुक्रेस नामक एंजाइम जो है वह सुक्रोज को, सुक्रेस नामक जो एंजाइम है और सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टेस नामक जो एंजाइम है वो लैक्टोस को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, जो लाइपेज है वो क्या करेगा? तो लाइपेज जो है यह वसा को, फैट को क्या करेगा? तो फैट को जो है आपको ग्लिसरॉल में या फिर फैटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर आप देखिए कि जो इरेप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट किया किस चीज में? तो एमिनो एसिड में। माल्टेस है, सुक्रेस है, लैक्टेस है, इन तीनों ने क्या किया? माल्टेस ने माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया यानी कार्बोहाइड्रेट। सुक्रेस ने सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट। जो लैक्टेस है उसने लैक्टोज को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट। तो और लैक्टेज जो है वह कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है। लाइपेज जो है वो जुड़ा हुआ है आपको वसा से, फैट से। अच्छा, इरेप्सिन ने प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया, तो एमिनो एसिड का अवशोषण हुआ अंतिम रूप से। मतलब जो प्रोटीन है वो जटिल अवस्था है और एमिनो एसिड जो है सबसे सरल अवस्था है। ग्लूकोज जो है सबसे सरल अवस्था है, उसके लिए माल्टेस, सुक्रेस और लैक्टेस नामक जो ये एंजाइम्स थे उनने काम किया। लाइपेज जो है उन्होंने क्या किया कि वसा को यानी फैट को वसीय अम्ल या फैटिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया और छोटी आंत में इन सब का अवशोषण हुआ और फिर जो है बड़ी आंत के कोलन में एसिमिलेशन हुआ, जिसको हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जो पानी वाला पदार्थ है उसको जो है अवशोषित कर लिया जाता है, बच जाता है फिर पूरा का पूरा सॉलिड वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट को जो है या उसको ह्यूमन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन सॉइल जो है रेक्टम के थ्रू जो है फिर एनस से होते हुए बाहर चला जाता है। चलिए अब जरा प्रश्न बताइए, आप लोग कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन कौन सा एंजाइम काम किया? प्रोटीन को पचाने के लिए पूरे पाचन तंत्र की मैं बात कर रहा हूं। बताइए। क्या है इरेप्सिन? इरेप्सिन, ठीक है। और और सर एक और बताया है पेप्सिन। बगल में उसका। बगल में नहीं, यहाँ पेप्सिन। अच्छा। तो पेप्सिन जो है कहाँ पे है? अमाशय में है, स्टमक में। इरेप्सिन कहाँ पे है? इरेप्सिन कहाँ पे है? छोटी आंत में।
और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर पॉलीपेप्टाइड आगे जाके किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, एमिनो एसिड में। और एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का सबसे सरल मतलब स्वरूप है। अच्छा, अब जरा बताइए कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए पूरे पाचन तंत्र में कौन कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है? देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपसे, बताइए। सर कार्बोहाइड्रेट के लिए टॉयलिन है, टाइलिन ठीक है, आगे। और एक टाइलिन कहाँ पे क्या है? लाइक टाइलिन लार ग्रंथि में है। बिल्कुल, यानी बक्कल कैविटी, क्या मुख गुहा में। बकल कैविटी में। इसके ओके, बाद नीचे लाइपेज क्या है? ठीक है, लाइपेज नहीं, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये सब। हाँ ये सर। ओके, अच्छा, अब बताइए कि वसा को पचाने के लिए कौन कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है? बस आपको पहचानने के लिए सर, अब तो बताए हैं, क्या नाम था उसका? लाइपेज। हाँ लाइपेज, हाँ लैक्टेज। हाँ, तो अब हम लोग जरा ऐसे बात करते हैं कि जो हम लोगों ने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमने ग्रहण किया, हमने प्रोटीन ग्रहण किया, हमने वसा ग्रहण किया, हमने जल ग्रहण किया, हमने विटामिन ग्रहण किया, हमने खनिज लवण ग्रहण किया। हाँ, अब कोई दारू पी ले वो उसका समस्या है, कोई जहर खा ले वो उसका समस्या है। हम लोग बस इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पोषक पदार्थ है। जिसकी जो इच्छा हो अपना खाता रहे, दवाई खाना हो दवाई खा ले, ठीक है ना। लेकिन ये चीज हम लोग, कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा, फाइनल टच देते हैं इसको, बताइए। थैलिन, थैलिन क्या? यस सर। अच्छा, उसके बाद कौन काम करेगा इस पर? प्रोटीन। एमाइलेज। उसके बाद जो है लैक्टेस, माल्टेस, और उसके बाद सुक्रेस, ठीक है ना। टाइलिन, एमाइलेज, लैक्टेस, माल्टेस, सुक्रेस, क्लियर। अच्छा, प्रोटीन को पचाने के लिए कौन कौन सा जिम्मेवार है? तो पेप्सिन, ठीक है ना। और अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें तो उसके लिए रेनिन। अच्छा, उसके बाद करें तो इरेप्सिन, और एक और आएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। अच्छा, अब वसा को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या होगा? तो इसके लिए लाइपेज, ठीक है ना। क्या होगा? लाइपेज। अब बात है कि टाइलिन कहां आएगा, कहां निकलेगा टाइलिन? तो मुख गुहा में। एमाइलेज कहां पाया जाएगा? तो आपको एक होता है, मतलब जैसे कि छोटी आंत को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पता है आप लोगों को? छोटी आंत जो है वो यस 3 हिस्सों में सर। बांटते हैं। क्या क्या? सर क्या है एक क्या है पक्वाशय, मतलब? हाँ, एक पक्वाशय होता है, ड्यूडेनम, ठीक है ना। दूसरा होता है आपको जेजुनम, ठीक है ना। और तीसरा होता है आपको इलियम, ठीक है। तो दूसरा होगा जेजुनम और तीसरा होगा इलियम। अच्छा, ये जो पक्वाशय है ना,
इसी में जब भोजन आता है कायम के रूप में, तो इस पक्वाशय में ही आपको अग्नाशय ग्रंथि से या फिर यकृत ग्रंथि से जो पदार्थ आते हैं वो पक्वाशय में ही उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तब पक्वाशय सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया, बीच में हो गया जेजुनम और तीसरा नंबर पर आ गया इलियम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर इलियम के बाद भोजन जो है आपको जाता है बड़ी आंत में। कहा जाता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में फिर क्या आएगा? कोलन, और आएगा उसके बाद रेक्टम। ठीक है ना, तो ये पूरा क्रम है। पक्वाशय के बाद जेजुनम में, जेजुनम के बाद इलियम में, इलियम के बाद कोलन में, कोलन के बाद रेक्टम में। ठीक है, अच्छा आप लोग जरा बताइए कि हमारे शरीर में होता है कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये कहां पे होता है? अच्छा, अपेंडिक्स का जो है ना हमारे शरीर में कोई भूमिका नहीं है, वो फालतू का चीज है। और कभी कभी जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स उस फालतू की चीज को निकाल देते हैं। कभी कभी अपेंडिक्स बड़ा हो जाता है जिसके कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है ना, तो ये भी चीज है। तो अपेंडिक्स का जो है ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये अपेंडिक्स होता कहां पे है, किस जगह पे होता है, बता सकते हैं आप लोग? नहीं, देखिए ये जो इलियम है ना, इलियम और जो कोलन है उसके मतलब इलियम जो है जहां पर खत्म होता है, ठीक है ना, छोटी आंत, वहीं पर जो है आपको अपेंडिक्स पाया जाता है। अब दूसरी बात ये कि आपने इलियोसिकल बॉल्ब का नाम सुना है आप लोगों ने? इलियोसिकल बॉल्ब, इलियोसिकल बॉल्ब कहां होता है पता है? देखिए जो इलियम है ना और जो कोलन है उसके बीच में होता है इलियोसिकल बॉल्ब। और इसकी भूमिका क्या है? तो जैसे भोजन एक बार जब पच गया इलियम में और जब अवशोषित हो गया, मतलब जो पौष्टिक पदार्थ जो है वो अवशोषित हो गए, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो इलियोसिकल बल्ब को होते हुए कोलन में चला गया। अच्छा, कोलन में जब चला गया तो फिर ये इलियोसिकल बल्ब ही है जिसके कारण फिर कोलन से जो पदार्थ वापस जो है इलियम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इलियोसिकल बल्ब की यही काम है कि जब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जब कोलन में चला जाए तो वह रिटर्न ऊपर नहीं आए। ठीक है ना, तो एक बार जो अपशिष्ट पदार्थ जो है इलियम के बाद जब कोलन में चला जाता है तो इलियोसिकल बल्ब ही जो है जो उसको फिर वापस होने से रोकता है। समझ गए? वेरी गुड। अच्छा, लैक्टेस, माल्टेस, सुक्रेस जो है आपको कहां पाए जाएंगे? तो इलियम में। ठीक है ना, पेप्सिन कहां पाया जाएगा? अमाशय में। रेनिन कहां पाया जाएगा? अमाशय में। ट्रिप्सिन कहां पाया जाएगा? तो आपको पक्वाशय में। ठीक है ना, पक्वाशय में पाया जाएगा। और ट्रिप्सिन से क्या ये होता है? तो आपको प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर जो एमाइलेज देख रहे हैं, ये एमाइलेज कहां पाया जाएगा? पक्वाशय में। तो एमाइलेज से किस चीज का पाचन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है ना। अच्छा, जो लाइपेज है ये कहां पाया जाएगा? तो आपको छोटी आंत के इलियम में। और इससे किसका पाचन होगा? वसा का। ठीक है ना। अच्छा, जल, विटामिन और खनिज लवण का जो है अवशोषण होता है। ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। गुड गुड। तो आप लोग को बस इसमें याद ये रखना है कि जैसे कि लीवर जो ग्रंथि है उससे क्या आता है? पैंक्रियाज जो है। ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन सी ग्रंथि है? जैसे कि एक होता है लार ग्रंथि, दूसरा होता है श्लेष्म ग्रंथि, तीसरा होता है जठर ग्रंथि। ठीक है ना। उसके बाद लीवर भी एक बहुत सबसे बड़ा ग्रंथि है। पैंक्रियाज जो है वो दूसरे नंबर का ग्रंथि है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। फिर हमने शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की। अच्छा, जो लीवर है उससे
बाइल डक्ट या बाइल जूस आता है जो कि भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। अच्छा, क्षारीय बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अमाशय में जो उसमें HCl मिला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, जो पैंक्रियाज है उससे इसमें क्या मिलता है? तो इंसुलिन मिलता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? तो बीटा कोशिका में बनता है। बीटा कोशिका किसका हिस्सा है? तो आपको लैंगरहैंस की द्वीपिका का हिस्सा है। अच्छा, इंसुलिन बनने के लिए शरीर में कौन सा पोषक पदार्थ होना चाहिए? तो जस्ता होनी चाहिए। ये चीजें हैं। फिर भोजन जो है आपको इलियम में अंतिम रूप से उसका पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। फिर इलियम के बाद जो है कोलन में चला जाता है भोजन। इलियोसिकल बल्ब बीच में होता है जिसके कारण जो अपशिष्ट पदार्थ है फिर से वापस छोटी आंत में नहीं रिटर्न होता है। और फिर रेक्टम होते हुए एनस के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है बाहर। कोलन में क्या होता है कि जो भोजन है उसमें जो द्रव पदार्थ है उसका अवशोषण हो जाता है, फिर वो चला जाता है यूरिन ब्लाडर में। यूरिन ब्लाडर से फिर जो है फिर मतलब मूत्र मार्ग से जो है वो बाहर चला जाता है। तो उम्मीद है कि जो भी बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आएगा, या सॉरी समझ में आया होगा, ठीक है ना। और हम इसका जो है कोशिश करेंगे कि इसका नोट्स जो है आप लोगों को भेज दें। और दूसरी बात कि जो वीडियो है वो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा ताकि आप लोग थोड़ा और एक बार इसको देख करके समझ सकें। और नोट्स भी साथ में रहेगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज से आप लोगों को नोट्स भेजना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही सर इतना